साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास में चौहान वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछली कक्षाओं में हमने चौहान वंश से जुड़े हुए कुछ उनके जो मूल स्थान है, उनके उत्पत्ति के सिद्धांत हैं और उनके कुछ प्रारंभिक शासक हैं या उनकी कुछ शाखाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। जैसे हमने इस बात को जानना कि जो चौहान है उनका मूल स्थान जांगल क्षेत्र था, जिसको वर्तमान क्षेत्र में अगर देखेंगे तो बीकानेर और उत्तरी जो मारवाड़ की रियासत है वही प्राचीन काल में जांगल क्षेत्र कहलाता था और इसकी राजधानी छत्रपुर अर्थात वर्तमान की नागौर थी। और इसी जांगल क्षेत्र में एक छोटा सा प्रदेश था सपादलक्स, जिसको वर्तमान में सांबर या साकम्बरी क्षेत्र कहा जाता है। तो ये चौहानों का आपके मूल स्थान था, जिसके बारे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हमने मानचित्रों के माध्यम से देखने का प्रयास किया कि सांबर क्षेत्र और जांगल क्षेत्र किस तरफ है। इसके बाद हमने चौहान वंश की विभिन्न शाखाओं के बारे में देखा कि राजस्थान में चौहान शाखाएं किन किन भागों में विस्तृत हुई है, और शाखाओं के पश्चात हमने उनकी उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांत जैसे अग्निकुंड का सिद्धांत, सूर्यवंशी सिद्धांत, चंद्रवंशी सिद्धांत, ब्राह्मणवंशी सिद्धांत, इंद्रवंशी और विदेशी उत्पत्ति का मत किसने दिया है और किन किन विद्वानों ने इनका समर्थन किया है। उसके पश्चात हमने चाहमान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। जयनक मोदी ने बताया कि चाप, हरि, मान और नई इनके प्रारंभिक शब्दों से चाहमान शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। और फिर हमने चौहान वंश के जो प्रारंभिक शासक हैं जैसे वासुदेव चाहमान, उसके बाद में सामंतराज, उसके बाद में जो अजयपाल है, गोपेंद्र राज है और आपके दुर्लभ राज प्रथम है। तो यहाँ तक हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम दुर्लभ राज प्रथम के बाद में आने वाले जो चौहान शासक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दुर्लभ राज प्रथम के बाद में जो अगले शासक बने हैं वह गुहक प्रथम है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो गुहक प्रथम है वे दुर्लभ राज प्रथम के पुत्र थे और इतिहास में ये हर्ष राय नाम के प्रसिद्ध हैं। इनको इतिहास में हर्ष राय नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि हम इस बात से परिचित हैं कि जो प्रारंभिक चौहान शासक थे वे सभी के सभी चौहान शासक आपके जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उन सभी शासकों के वो सामंत रह चुके हैं। जब तक आपके चौहान वंश में एक शासक नहीं आएंगे सिंहराज, क्योंकि सिंहराज इनके पहले स्वतंत्र शासक थे, तो सिंहराज से पहले जितने भी चौहान वंश के शासक हुए हैं वे आपके प्रतिहारों के सामंत रह चुके हैं। इसी प्रकार हमने देखा था जैसे दुर्लभ राज हमने देखा था कि ये आपके प्रतिहार वंश के सामंत थे और उस समय प्रतिहार शासक था वत्सराज। इसी प्रकार जो आपके गुहक प्रथम है ये आपके नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। हम सब जानते हैं कि जो प्रतिहारों की जो आपके जालोर शाखा है उसमें एक शासक हुए थे नागभट्ट द्वितीय, और नागभट्ट द्वितीय की सामंत की भूमिका आपके चौहान वंश के शासक गुहक प्रथम ने निभाई है। गुहक प्रथम नागभट्ट द्वितीय से युद्ध करते हुए मुस्लिम सेना को इन्होंने परास्त किया है, और जब उन्होंने मुस्लिम सेना को परास्त किया है तब नागभट्ट द्वितीय ने आपके गुहक प्रथम को वीर की उपाधि दी है। इस संबंध में परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे जो वीर की उपाधि है ये आपके चौहान वंश के शासक गुहक प्रथम की है। और क्योंकि गुहक प्रथम नागभट्ट द्वितीय के सामंत है तो जाहिर सी बात है नागभट्ट द्वितीय ने इनको ये उपाधि दी है। हम अभी पढ़ चुके थे कि गुहक प्रथम को हर्ष राय भी कहा जाता है। तो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि हम सब इस बात से परिचित है कि जो रेवासा सिक्कर है, रेवासा स्थान वर्तमान में जो सिक्कर जिले में आता है, वहां पर आपके हर्षदेव जी का मंदिर बना हुआ है। और हर्षदेव जी का मंदिर का जो निर्माण प्रारंभ करवाया है वे गुहक प्रथम ने करवाया है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर हम हर्षनाथ मंदिर की थोड़ी सी हम देखें डिटेल उसके बारे में, तो रेवासा सिक्कर में जो हर्षगिरी है वहां पर हर्षनाथ देव जी का मंदिर बना हुआ है। ऐसी लोक मान्यता है कि जो भगवान शिव के एक रूप है भैरव, उन भैरव के अवतारी आपके हर्षदेव माने जाते हैं। और इनके जो मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने का श्रेय है वे चौहान वंश के शासक गुहक प्रथम को दिया जाता है। ये जो हर्ष भैरव जी हैं ये चौहानों के इष्ट देव माने जाते हैं। तो यहाँ पर हर्ष देव मंदिर कहाँ स्थित है, किसने निर्माण करवाया, ये सारी बात हमने जानने का प्रयास किया है। अगर हम आगे देखेंगे गुहक प्रथम के बाद में जो अगले शासक थे वे थे चंद्रराज द्वितीय। अब द्वितीय से यह तात्पर्य है कि चंद्रराज नाम से पहले भी एक शासक बन चुके हैं। जो पहले शासक बनते हैं उनके नाम के पीछे प्रथम लगाया जाता है, और उसी नाम से अगर कोई दूसरा शासक बनता है तो उनके नाम का आगे फिर हम द्वितीय लगा देते हैं। तो चंद्रराज द्वितीय के बाद में जो अगले शासक बने हैं वह है गुहक द्वितीय। गुहक द्वितीय ने अपनी बहन कलावती का विवाह प्रतिहार शासक मिहिर भोज से करवाया और मिहिर भोज के सामंत के रूप में कार्य करते हुए उनके लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई। इस बात का जिक्र मिहिर भोज के प्रतापगढ़ शिलालेख में मिलता है। तो हम यहाँ पर 3 आपके चौहान शासकों का अध्ययन कर चुके हैं जिन्होंने प्रतिहारों के सामंत के रूप में भूमिका निभाई है।
हमने पढ़ा था दुर्लभ राज प्रथम, और दुर्लभ राज प्रथम ने वत्स राज की सामंत की भूमिका निभाई है। फिर हमने पढ़ा था आपके गुहक प्रथम, और गुहक जो प्रथम थे वे नागभट्ट द्वितीय के सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। और अब हमने पढ़ा है आपके गुहक सेकंड, और गुहक सेकंड ने मिहिर भोज के आपके सामंत के रूप में कार्य किया है। तो यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट जान रहे हैं कि जो चौहानों के प्रारंभिक शासक हैं वे कोई स्वतंत्र शासक नहीं है, बल्कि एक अधीनस्थ या सामंत शासक है आपके प्रतिहारों के। गुहक द्वितीय के बाद में जो अगले शासक आते हैं चौहान वंश के, वो है चंदन राज। ये प्रारंभिक शासकों में एक लोकप्रिय शासक थे, और हम इतिहास की पुस्तकों में इनके बारे में पढ़ते हैं। ये गुहक द्वितीय के पुत्र थे जिन्होंने दिल्ली के तंवर वंश, जिनको हम तोमर वंश भी बोलते हैं, और वहां के शासक रुद्रपाल को पराजित किया। तो दिल्ली के तोमर वंश के शासकों को पराजित करने का श्रेय आपके चंदन राज को जाता है, और चंदन राज से ही हम देखते हैं राजस्थान में दो वंशों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया था, चौहान और तोमर वंश। तो चौहान और तोमर वंश के मध्य जो संघर्ष की शुरुआत है वो चंदन राज ने की है। चंदन राज ने ही तोमर वंशी शासक रुद्रपाल को पराजित किया है। इन्हीं चंदन राज की पत्नी थी रुद्राणी, जिनको हम आत्म प्रभा के नाम से भी जानते हैं। ये यौगिक क्रिया में निपुण थी, इसलिए इनको योगिनी कहा है। कई बार आपके वनडे एग्जाम में इन आत्म प्रभा या रुद्राणी से जुड़े कई प्रश्न आपके पूछे गए हैं। जो रुद्राणी है ये आपके शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना गया है, ऐसी जनश्रुति है कि ये काल्प सर्प से पीड़ित थी, और काल्प सर्प से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पुष्कर तट पर उन्होंने 1000 शिवलिंग स्थापित किए, और प्रति रात्रि ये 1000 दीपक जलाकर इस काल्प सर्प से, इस आपके जो साप उनको मिला है, इससे मुक्ति के लिए प्रयास करती थी। तो जो रुद्राणी है, जिनको हम आत्म प्रभावी और योगिनी भी कहते हैं, ये चंदन राज की पत्नी थी और अपने शिव भक्ति के लिए आपके इतिहास में प्रसिद्ध हुई है। इनसे जुड़े प्रश्न भी हम परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं हमें। इनके बाद में, चंदन राज के बाद में जो अगले शासक आए हैं उनका नाम है वाकपति राज प्रथम। वाकपति राज प्रथम को बप्पई राज भी कहा जाता है। जो हर्षनाथ अभिलेख है, ये जो हर्षनाथ अभिलेख जब आगे पढ़ेंगे कि किस शासक से जुड़ा हुआ है, किन्होंने इसकी स्थापना करवाई है, इसके रचनाकार कौन है, तो इस जो हर्षनाथ अभिलेख है, इस हर्षनाथ अभिलेख में वाकपति राज को महाराज कहा गया है। अब आप यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे, चौहान वंश के पहले शासक थे वाकपति राज, जिन्होंने महाराज की उपाधि ली है। इस चौहान वंश में वाकपति राज से पहले जितने भी शासक हुए हैं, जिन्होंने महाराज की उपाधि नहीं ली है, तो जो सबसे पहले शासक हुए हैं वो वाकपति राज है। सोमेश्वर का जो अभिलेख है, बिजोली अभिलेख, बिजोली अभिलेख में इन्हीं वाकपति राज को आपके विंध्यपति भी कहा गया है। तो हमें वाकपति राज प्रथम की यहाँ पर 3 उपाधियों या उनके उपनाम देखने को मिलते हैं, बप्पई राज, महाराज और विंध्यपति। तो आप इन बातों को ध्यान से ध्यान रखेंगे। अगर हम वाकपति राज के विजय अभियानों की बात करें, इन्होंने किन किन क्षेत्रों को जीता है, तो चंद्रशेखर का आपके ग्रंथ है सुरजन चरित। उस सुरजन चरित में कहा गया है कि वाकपति राज ने कटक क्षेत्र को जीता। आधुनिक अगर हम इसकी स्थिति की बात करेंगे, जो उड़ीसा क्षेत्र है वहां पर कटक की स्थिति थी। अब देखिए, पुरातात्विक स्रोतों से इस जीत की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन साहित्यिक स्रोत जैसे सुरजन चरित, इसमें ये बात लिखी गई है कि उन्होंने कटक का किला जीता है। तो हमें परीक्षक दृष्टि से इस फैक्ट को याद रखना है कि चौहान वंश के शासक जिसको कटक क्षेत्र जीतने का श्रेय दिया गया है, तो वो हो जाएंगे आपके वाकपति राज प्रथम। इसी प्रकार जो जयानक का ग्रंथ है परतुराज विजय, परतुराज विजय जयानक नामक साहित्यकार ने लिखी थी, और इसमें कहा गया है कि जो आपके वाकपति राज है उन्होंने 188 युद्ध में विजय प्राप्त की, और अपने विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने फिर पुष्कर के अंदर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर एक और साहित्यिक स्रोत है जो आपके वाकपति राज के विजय अभियानों की हमें जानकारी देते हैं। वाकपति राज प्रथम ने कन्नौज के शासक विनायक पाल के सेनापति समापाल को डीडवाना के युद्ध में पराजित किया। कन्नौज का है आधुनिक उत्तर प्रदेश में। आधुनिक उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज के विनायक पाल थे, उनके सेनापति समापाल को इन्होंने डीडवाना के युद्ध में पराजित किया। और बिजोलिया लेख ये कहता है कि उन्होंने विंध्य और बूंदी जो हड़ौती में आता है, इन क्षेत्रों को जीता। इसीलिए बिजोलिया अभिलेख में वाकपति राज को विंध्यपति भी कहा गया है। तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद में आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र, जो आपके यूपी और एमपी के मध्य स्थित है, बुंदेलखंड वाला भाग, वहां पर एक वंश था चंदेल वंश, और चंदेल वंश के शासक सीक द्वितीय से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अब इसे वैवाहिक संबंध से क्या तात्पर्य, देखिए प्राचीन काल में
कोई भी शासक हो, कोई भी राजा हो, वो अपने क्षेत्र विस्तार के लिए दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण करता था। या तो आपके युद्ध कर लीजिए, युद्ध में किसी क्षेत्र को जीत लीजिए, या फिर आपके किसी शासक से संबंध स्थापित कर लीजिए। अब संबंध भी दो प्रकार से स्थापित होते हैं, या तो उनसे मित्रता कर लीजिए और या फिर आपके उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लीजिए। तो हम चौहानों में दोनों प्रकार की स्थिति देख रहे हैं। चौहान शासक युद्ध भी कर रहे हैं और संबंध भी स्थापित कर रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जो आपके मिहिर भोज हैं प्रतिहार शासक, मिहिर भोज से अपनी बहन का विवाह गोक द्वितीय ने करवाया, तो यहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहा है। और अब हमने देखा है यहाँ पर कि जो आपके वाकपति राज है, उन्होंने भी शेख द्वितीय से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने का प्रयास किया है। तो हर शासक युद्ध करके या संबंध स्थापित करके अपने क्षेत्रों को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, और वही काम चौहानों ने किया है। वाकपति राज के हमें 3 पुत्रों की जानकारी मिलती है, जिनमें एक का नाम है सिंहराज, एक का नाम है लक्ष्मण चौहान और एक का नाम है वत्सराज। और हम सब जानते हैं जो आपके नाडोल के अंदर भी चौहानों की एक शाखा स्थापित हुई है, और उस शाखा को स्थापित करने का श्रेय लक्ष्मण चौहान को जाता है। और ये लक्ष्मण चौहान वाकपति राज के पुत्र थे। और जो सिंहराज थे, वे आपके वाकपति राज के बाद में सिंहराज उनके उत्तराधिकारी बने हैं। तो वाकपति राज के बाद में जो अगले चौहान शासक होंगे, वे होंगे आपके सिंहराज। तो अगर सिंहराज की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बात लिखी है, स्वतंत्र सत्ता की ओर। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके जैसे हमने अभी पढ़ा था वाकपति राज प्रथम, और वाकपति राज प्रथम में हमने उनकी एक उपाधि का जिक्र किया था, और वो उनकी उपाधि थी देखिए यहाँ पर महाराज की। ये पहले चौहान शासक थे जिन्होंने महाराज की उपाधि ली है, यानी ये एक प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं। अब किनसे स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये किनके अधीनस्थ है, आपके प्रतिहारों के अधीनस्थ है। तो वाकपति राज प्रथम प्रतिहारों से स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में ही उन्होंने महाराज की उपाधि ली है, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। पहले चौहान शासक जिन्होंने प्रतिहारों से आपके संबंध विच्छेद कर लिए हैं और अपना आपको एक स्वतंत्र शासक घोषित किया है, तो वह सिंहराज। इसलिए सिंहराज को चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है, और प्रथम स्वतंत्र शासक हैं, इसलिए उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली। तो महाराज की उपाधि तो वाकपति राज की हो गई, और महाराजा धीराज की उपाधि आपके सिंहराज की होगी। प्रतिहार शासक हुए थे देवपाल, और देवपाल के समय क्योंकि देवपाल एक अयोग्य प्रतिहार शासक थे, तो उसकी अयोग्यता का ही लाभ उठाकर सिंहराज ने आपके सामर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जो चौहानों के पहले स्वतंत्र शासक हैं, वे सिंहराज हैं, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। अगर हम सिंहराज के विजय अभियानों की बात करेंगे, तो उन्होंने तोमर वंशी शासक, अब देखिए यहाँ पर वापस तोमर वंश आ गया है। तोमर वंश आपके कहाँ स्थापित था, आपके दिल्ली में। तोमर वंश के शासक सलवन को उन्होंने पराजित कर लिया और उसे बंदी भी बनाया था। हमने देखा था कि जो चंदन राज थे, चंदन राज के समय ही दिल्ली के आपके तोमर वंश और सांबर के आपके चौहान वंश, इनके बीच में आपके संघर्ष शुरू हुआ था, और उस संघर्ष को आगे ले जाने का काम सिंहराज ने किया है, जहां उन्होंने सलवन नामक तोमर वंश शासक को पराजित किया है। नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, इस हमीर महाकाव्य में काव्यात्मक शैली में आपके सिंहराज के विजय अभियान को उल्लेख किया है, और उसमें लिखा गया है कि सिंहराज के आक्रमण से कर्नाटक के राजा चापलूसी करने लग जाते हैं। लाट नरेश, ये गुजरात का भाग है, अपने दरबार का दरवाजा खुला रखता है, और चोल नरेश कांपने लग जाए। ये चोल नरेश जो आधुनिक हम देखते हैं तमिलनाडु वाला भाग है, वहां विस्तृत है। तो कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु तक इसकी विजयों की जानकारी हमें हमीर महाकाव्य में काव्यात्मक शैली से मिलती है। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें सारी बातें याद रखनी पड़ जाती है। तुर्क सेनापति हजमुद्दीन को परास्त किया और हातिम नामक मुस्लिम सरदार का अंत किया। तो मुस्लिम सेना को परास्त करने का काम भी आपके सिंहराज ने किया है। तो सिंहराज की अगर हम सैनिक उपलब्धियां देखें, तोमर वंश को पराजित करना, इसके बाद में कर्नाटक के क्षेत्र को जीतना, गुजरात के क्षेत्र को जीतना, चोल नरेश तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, तो इसे एक बात पता लग रही है कि सिंहराज प्रारंभिक जो आपके चौहान वंश के शासक है, उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली है, और इसीलिए उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इनकी अगर हम सांस्कृतिक उपलब्धियां देखें, तो परबतसर का जो किन्सरिया ताम्रपत्र लेख है, उसमें इन्हें तर्क शास्त्र का ज्ञाता कहा गया है। यानी ये न केवल आपके एक प्रकार के सैनिक हैं, बल्कि ये अपनी विद्वत्ता के लिए भी प्रसिद्ध हैं, और इसीलिए उनको तर्क शास्त्र का ज्ञाता कहा गया है। जिस आपके
हर्षनाथ मंदिर की शुरुआत गुवक प्रथम ने की थी, उस मंदिर को पूर्ण करने का श्रेय सिंहराज को दिया जाता है। तो हर्षनाथ मंदिर के प्रारंभकर्ता अलग हैं और उसको अंतिम रूप देने वाले शासक आपके अलग हैं। सिंहराज के उपरांत उनके पुत्र विग्रहराज सेकंड शासक बने। हमें 965 आसपास में इनके शासन की जानकारी मिलती है। अगर हम इनके विजय अभियानों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये राजस्थान वाला भाग है, इस राजस्थान के पड़ोस में जो गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर चालुक्य वंश शासक मूलराज प्रथम शासन कर रहे थे और मूलराज प्रथम को परास्त करने के श्रेय आपके विग्रहराज सेकंड को दिया जाता है। इसी गुजरात में नर्मदा नदी के आसपास जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं लाट क्षेत्र, और वहां के सामंत वारक को परास्त करने का श्रेय भी आपके विग्रहराज सेकंड को दिया जाता है। विग्रहराज सेकंड ने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि ली। तो यहां पर आप 3 उपाधियां एक जैसी देख रहे हैं। एक तो आपने उपाधि पढ़ी थी महाराज की, और उसके बाद में आपने दूसरी उपाधि पढ़ी थी महाराजा धीराज की, और अब आप उपाधि पढ़ रहे हैं परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की। तो जो महाराज की उपाधि है वे तो है आपके वाकपति राज प्रथम की, और जो आपके महाराजा धीराज हैं वे उपाधि है आपके सिंहराज की, और फिर परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि वो विग्रहराज सेकंड की उपाधि है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कोई भी शासक जैसे जैसे उसकी शक्तियों का विस्तार होता है, उसके क्षेत्र का विस्तार होता है, उसकी उपाधि भी बड़ी होने लग जाती है। जैसे अगर हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, ये वाकपति राज है, क्योंकि वाकपति राज प्रतिहारों से स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे, तो अपनी इस उपलब्धि को बताने के लिए उन्होंने महाराज की उपाधि ली। लेकिन जब वाकपति राज प्रथम के बाद में नए शासक आए सिंहराज, जो आपके गुर्जर प्रतिहारों से पूर्ण रूप से अलग हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता को प्रदर्शित करने के लिए फिर महाराजा धीराज की उपाधि ली। लेकिन सिंहराज के बाद में जब आपके विग्रहराज सेकंड शासक बनते हैं और उनके साम्राज्य का विस्तार अधिक हो जाता है, तो अपनी उस उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए फिर एक और बड़ी उपाधि लेते हैं, वो परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की। तो हर उपाधियों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है जो उनकी शक्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। विग्रहराज सेकंड के लिए भी खुर रंजोदकर शब्द भी आपके इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब विग्रहराज सेकंड की सेना चलती थी तो जो सेना के समय जो घोड़ों का उपयोग किया जाता था, तो घोड़ों की टापों से जो धूल उठती थी उनसे पूरा आकाश ढक जाता था। इसलिए विग्रहराज सेकंड को खुर रंजोदकर कहा गया है। अब इस वाक्य से हमें एक बात ही पता लग रही है कि जो विग्रहराज सेकंड है वो सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली शासक रहा है, और उस शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए ही उसने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि ली है। अगर हम विग्रहराज सेकंड की सांस्कृतिक उपलब्धि की बात करेंगे तो बड़ौच आधुनिक गुजरात में है, और उसने हमें पता है कि बड़ौच में मूलराज प्रथम को उन्होंने परास्त किया है, और मूलराज प्रथम परास्त करने के उपलक्ष्य में उनकी जो इष्ट देवी है आपके आशापुरा देवी, और आशापुरा देवी का मंदिर आपके विग्रहराज सेकंड ने बनाया है, और वो आपके बड़ौच में बनाया है। और जो हम बार बार पढ़ते हैं हर्षनाथ अभिलेख, हम सब जानते हैं हर्षनाथ जो आप मंदिर है उसका जो निर्माण तो गुवक प्रथम ने करवाया है और उसको पूर्ण सिंहराज ने करवाया है, पर जो हर्षनाथ अभिलेख है वो विग्रहराज सेकंड का है, और 973 के आसपास ये आपके लिखा गया है। और इस हर्षनाथ अभिलेख से हमें चौहान वंश के कई शासकों की हमें जानकारी मिलती है। जो हर्षनाथ मंदिर है उस हर्षनाथ मंदिर के निर्वाह के लिए क्षेत्रचर और शंकरक नामक दो जो गांव दान में देने का श्रेय है वे भी आपके विग्रहराज सेकंड को दिया जाता है। तो हमें इनकी एक जो दयालु प्रवृत्ति है वो भी यहाँ पे नजर आ रही है कि युद्ध भी कर रहे हैं, अभिलेख भी लिखवा रहे हैं, और मंदिरों के निर्वाह के लिए आपके दान भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की इस कक्षा में जो आपके दुर्लभ राज प्रथम है, दुर्लभ राज प्रथम के उपरांत जो आपके शासक आए हैं गुवक प्रथम, गुवक प्रथम के बाद में जो शासक अगले हमें मिले चंद्रराज सेकंड, फिर गुवक सेकंड, उसके बाद में चंदन राज, चंदन राज के बाद में वाकपति राज, वाकपति राज के बाद में आपके सिंहराज, और सिंहराज के उपरांत आपके विग्रहराज सेकंड। इन सभी शासकों को हमने उनकी उपलब्धि को हमने अध्ययन कर लिया है। अब जो अन्य बातें हैं, जो अन्य प्रारंभिक शासक हैं, उनके बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।